बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हमने काम किया, लेकिन बस यही एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का कि मैं डर गई थी आर्टिस्टों से। जब भी कोई मुझे आर्टिस्ट का कॉल आता है या मुझे कोई बोलता है कि ये आर्टिस्ट के साथ आपको काम करना है, तो पहले तो मैं पूरा उसका बायोडाटा निकालती हूँ। लेकिन एक आर्टिस्ट थी ऐसी जो मुझे बहुत रुला देती थी, वो थी उर्मिला मातोंडकर। तो मैंने वो तो उन्होंने बोला, फिर उसके बाद उनकी तरफ देख के बोला गुड मॉर्निंग मैम। दिस वॉज द रिएक्शन। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद दिस वॉज द रिएक्शन। हम तो बाथरूम जाना हो तो पूरा दिन ऐसे सोचते थे कहाँ जाए, किसी पेड़ के पीछे जाए, कहाँ जाए, जंगल में जाए। शुरू ऐसे हुआ कि मेरे डैडी जो है वो मेकअप आर्टिस्ट थे, अब नहीं है इस दुनिया में। तो मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, थोड़ा मैं टॉमबॉय जैसी थी। तो फिर डैडी ने कहा कि अब ये क्या करेगी, पढ़ाई लिखाई नहीं है। तो डैडी मेकअप में थे तो मुझे इजीली हेयर में उन्होंने डाल दिया। लेकिन हेयर में जाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, कि ऐसे नहीं कि कोई भी हेयर बनाएगा या कुछ। तो फिर डैडी ने थोड़ा इधर उधर मुझे भेजा, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरा, क्योंकि मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था उस चीज़ों में, क्योंकि बचपना था। मैं बहुत छोटी थी उम्र में, 17-18 साल की। फिर लकीली हमें एक एंजल मिल गई। एंजल वो हमारे लिए एक बोलते ना ऐसे बन के आई जैसे एक भगवान होता है। फिर मैंने उन्हें असिस्ट किया और उनके पास इतने सारे एक्टर्स थे कि उन्होंने हिम्मत करके ना मुझे, मैं नई थी, उन्होंने मुझे ट्रेन किया, मुझे सिखाया कैसे बात करना है, कैसे खड़े रहना है, लोगों से कैसे बचना है, मेन तो कि लोगों से कैसे तमीज़ से बात करनी है, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रोटेक्ट किया, क्योंकि हम बहुत यंग थे ना, तो इंडस्ट्री का हमें कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने इस तरीके से हमें प्रोटेक्ट किया और हमें आर्टिस्टों के पास भेजना शुरू किया कि वो बाल बनाते थे, हमें बताते थे ऐसे 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 करना है, और फिर विग हमें सेट करने देते थे। पहले ऐसे रोलर्स वगैरह ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे कि भाई आपने इजीली कर लिया सेट पे या मेकअप रूम में, तो वो हमें रात को सेट करना पड़ता था। अच्छा। हाँ, तो हम ऐसे उंगली से ऐसे सेट करके रखते थे। तो ऐसे करके हमने उनके पास ट्रेनिंग ली, और मैंने 7 साल मारिया जी के साथ काम किया। तो उनके हर आर्टिस्ट के पास वो मुझे भेजते थे, क्योंकि दीदी आउटडोर नहीं जा सकती थी, क्योंकि उनको छोटे बच्चे थे, बहुत मुश्किल हो जाता था। और मैं जब दीदी के पास आई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी, और मैं प्रेगनेंसी में भी 9 मंथ तक, मेरी बेबी होने तक मैंने काम किया। और फिर मेरी बेबी होने के बाद भी मैं रुकी नहीं, मैं काम करते गई, क्योंकि मेरी बेबी को संभालने के लिए मम्मी थी मेरी, डैडी थे। और फिर मारिया जी के साथ मैंने इतना अच्छा अनुभव लिया। उनके हर एक्टर, जो लेडीज़ जो एक्ट्रेस थी, सब अच्छे थे। कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दीदी जो थी वो ऐसे ही लोगों के साथ काम करते थे जो सही है। तो मारिया जी के साथ रहते रहते हमने इतने सारे आर्टिस्टों के साथ काम किए। सोनू वालिया, उनके साथ तहलका, हम पिक्चर, दीपा साई के साथ, क्योंकि सारे आर्टिस्ट मारिया जी के थे। और दीदी के जितने आर्टिस्ट थे, मारिया दीदी के, सब ऐसे आर्टिस्ट थे कि हमें बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, क्योंकि हम थे भी छोटे, इतनी उम्र नहीं थी हमारी। बहुत बार हुआ है, लेकिन एक ही आर्टिस्ट के साथ हुआ है हमारा ऐसे। बाकी आर्टिस्ट सारे हमारे एडजस्ट करते थे, क्योंकि उनको, वो मारिया जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए कभी भी मारिया जी के असिस्टेंट है तो उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती थी। लेकिन एक आर्टिस्ट थी ऐसी जो मुझे बहुत रुला देती थी, वो थी उर्मिला मातोंडकर। मैंने उसका फोटोशूट मारिया जी ने करने के लिए मुझे कहा था, रंगीला का। लेकिन उसके बाद मैं खुद 93 के बाद थोड़ा काम मैंने कम कर दिया था। रंगीला का फोटोशूट हुआ था बोरिवली में, नेशनल पार्क में। तुम्हारी दीदी कहाँ है? तो हम बोलते थे वो शूट पे गई है दूसरे, उनको अचानक जाना पड़ा। तो बोलते थे तो क्या ये मेरा शूट नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये भी तो काम है मेरा। तो मैं बोलती थी मुझे तो कुछ पता नहीं, अब तो दीदी ने भेजा है। तो फिर जब मैं बाल बनाने लग जाती थी, रोलर्स लगाने लग जाती थी, तो फिर वही होता था ना कि अरे तुम ऐसे क्यों लगा रही हो, ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, क्योंकि उनको दीदी चाहिए होती थी कि दीदी बाल बना के जाए, फिर हमें असिस्ट के लिए छोड़े। लेकिन अब मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ तो वो उनको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो ये कैसे रोलर्स लगाया, ये क्या तुमने लगाया, अरे ये मेरा शेप कैसे हो गया। तो फिर मेरे ऐसे आंसू ऐसे 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 गिरते थे। हाँ, मैं बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे नहीं, मैं उनके सामने नहीं रोती थी, लेकिन मेरे आंसू गिरना शुरू हो जाते थे। बस एक उर्मिला जी ऐसे थे कि उनको सिर्फ मारिया दीदी चाहिए होती थी, और हम लोगों के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते थे। बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ हमने काम किया, लेकिन बस यही एक ऐसा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का कि मैं डर गई थी आर्टिस्टों से,
मुझे एकदम से ये हो जाता था कि अगर ये लोग अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो हम तो काम ही नहीं कर सकते, हमारी हिम्मत ही टूट जाती थी। एज ह्यूमन एज यू आर आई एम, अगर आपको धूप में तकलीफ हो रही है तो मुझे भी हो रही है। अगर आपको सेट का खाना नहीं जमता है क्योंकि वो इंफीरियर क्वालिटी का है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एक्टर होने की वजह से बेटर दिया है या मेरा बेटर है, ऐसा तो नहीं ना, इट्स द सेम। तो आई ऑलवेज हैव दिस थिंग कि ठीक है, आई रिस्पेक्ट द एक्टर्स आई वर्क विद एंड you know there's a boundary, you cannot cross yours, I cannot cross mine. Exactly. And so I always feel that way, you know, if you throw tantrums at me, I will not be able to take it. If I throw tantrums at you, you will not be able to take it. So अगर आप एक सर्टेन माइंडसेट में नहीं हो और आपको सीन देना है, बिल्कुल आपको भी थोड़ा सा टाइम लगता है ना टू गेट बैक टू इट, टू मेक यू गेट बैक टू इट। पूरा सेट उस चीज पे तुल जाते हैं, भाई मैडम का मूड खराब है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। बट वही चीज जब आप हमारे साथ करते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो हम हमारा बेस्ट दे। मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ ना, हाथ काम तो मेरा भी कला का है। बिल्कुल सही बात। so people have to know that's one thing। अभी जो आ रही है, जो पढ़ी लिखी आ रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ऑलरेडी एक डिप्लोमा कर लेते, 20-25-30 लाख का एम्बेसडर, क्या बोलते हैं उसको, BMW कार लेके आ रहे हैं। हमारे टाइम में ऐसे होता था कि हम मजबूरी में आए इंडस्ट्री में कि भाई हमने पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं की है, तो डैडी मेकअप आर्टिस्ट है तो मैं भी उसी फील्ड में आ गई। बोलते ना सोनार का बेटा सोनार ही होता है, वैसे हो गया मेरे साथ। तो हम लोगों ने तो हमारा बहुत स्ट्रगल टाइम से हमने स्टार्ट किया और हमारा लक इतना अच्छा था कि हम सही हाथ में आ गए मारिया दीदी के। तो हमारा बहुत सही रास्ता हमने चुना, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम आर्टिस्ट के खिलाफ जाए या हमें कोई परेशान करे तो हम उसकी कंप्लेंट करें, क्योंकि वो टाइम में तो MTNL की भी लाइन नहीं थी किसी के घर में। वैनिटी वैन तो बिल्कुल नहीं थे। हम तो बाथरूम जाना हो तो पूरा दिन ऐसे सोचते थे कहाँ जाए, किसी पेड़ के पीछे जाए, कहाँ जाए, जंगल में जाए, ये कंडीशन थे। कोई एक छोटा सा मेकअप रूम हो या किसी का घर मिला हो हमें गाँव में, तो वहाँ चेंज कर लिया। तो ऐसे चेंज करते थे हम लोग, ऐसे बैठने भी जगह नहीं होती थी। हाँ, ये था कि आर्टिस्ट के पीछे एक बॉय होता तो जो छाता लेके खड़ा रहता था। हम तो पूरे धूप में जल के काम तो काम है, वो तो करना ही है। आपको एक आर्टिस्ट का नाम बताती हूँ जिसका नाम है अमला पॉल। उसके साथ मैं गई थी चेन्नई 4-5 दिन के लिए, और हमारे मैं किसी के थ्रू गई थी, मैं उसे नहीं जानती थी, मैं वाया गई थी। तो उसका जब शूटिंग चल रहा था और कड़क ऐसे गर्मी के वक्त हम लोग गए थे, मैं अभी एग्जैक्टली पता नहीं मई में या अप्रैल में, और इतनी गर्मी बाहर, इतनी कड़क धूप की एक पेड़ भी नहीं बैठने के लिए। और हम लोग फिर वैनिटी वैन में आके बैठे, मैं और मेकअप आर्टिस्ट। वैनिटी वैन के 2 पार्ट होते, एक जगह वो बैठते, एक जगह टेक्नीशियन। तो उन्होंने अपने मैनेजर को बोला उनको बोलो हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप मैन को बाहर जाके बैठे, वैनिटी में बैठना उनको अलाउड नहीं है। तो अभी फिर उन्होंने हमें ऐसे बोला ना, तो मैं और मेकअप मैन एक दूसरे का फेस देखने लगे कि इतनी कड़क धूप में हम कहाँ जाएंगे। कुछ छत भी हो, एक झाड़ भी हो, हम उसके ऐसे पसीने बाल गिले, और हमें उतरना पड़ा मेकअप वैन से। शायद उनका वही सिस्टम होगा साउथ में, शायद कि हेयर और मेकअप को अंदर नहीं बिठाते। वो कैटेगरी में वो लोग काम करते हैं, उस कैटेगरी में कि हेयर और मेकअप को कुछ समझते ही नहीं है कि ये टेक्नीशियन है, इनकी यही यहाँ तक की हद है। और हम अपना परिचय क्या दें उनको कि मैंने जब तब्बू मैम के साथ काम किया है, मैंने उस औरत के साथ स्वर्ग जैसा महसूस किया है। मैं उनके साथ काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद सेलिब्रिटी हूँ, क्योंकि वो इतना प्यार देती है, इतना हमारा ख्याल रखती है। एक मेकअप एंड हेयर और मेकअप के लिए स्पेशली बुक होती है। अब उनके साथ मैंने इतना काम किया है, अब मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं किसके साथ काम कर चुकी हूँ, और आप मुझे इस तरीके से वैन से बाहर निकाल रहे हो। तो मैं तो निशब्द हो गई। तो ऐसे होता है, साउथ में ज़्यादा होता है ये कि हेयर को नहीं अंदर बैठने देना है, मेकअप को नहीं अंदर बैठने देना है। मुंबई और बॉलीवुड का क्या होता है ना, यहाँ बहुत इक्वालिटी आ चुकी है। मेन एंड वुमेन, जैसे मम्मी बताते हैं कि एक वक्त पे शूट पे एक आर्टिस्ट हीरोइन फीमेल होती थी और हेयर स्टाइलिस्ट, इसके अलावा फीमेल स्टाफ ही नहीं होता था। अब ऐसा नहीं, आप बॉलीवुड में जाओगे पार्ट टू पार्ट चल रहे हैं हम, विमेन एंड मैन। बट ये सिर्फ बॉलीवुड है, आप मुंबई है, आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, वहाँ पे वो एक औरतों के लिए अभी भी वो ग्रोथ नहीं आई है, रिस्पेक्ट नहीं आया है। अब जनरली साउथ जाओ ना, साउथ इज़ वेरी सेफ फॉर वुमेन, ऐसे कोई आपको तकलीफ नहीं होती है। जैसे नॉर्थ में ईव टीजिंग हो जाती है, छेड़ देते हैं, बट साउथ में ये नहीं होता। बट येस,
वो अपनी औरतों को बड़ा सेफ रखते हैं। आप देखो साउथ में द एक्ट्रेसेस आर मोस्टली फ्रॉम मुंबई, दिल्ली, वो खुद की औरतों को नहीं डांस कराते हैं। तो दैट्स लाइक दैट, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, इट्स अ फैक्ट। या ममता के साथ मैं जब काम कर रही थी तो एक आउटडोर हम लोग गए थे, वहाँ पे ममता बहुत बीमार पड़ गई थी और उसके साथ सिर्फ मैं थी और उसकी नानी थी। साउथ की फिल्म थी तब, वो इतनी सारी फिल्में नहीं आई थी, उसकी सेकंड फिल्म होगी वो। हम वक्त हमारा है हमने किया फर्स्ट फिल्म, मारिया दीदी ने मुझे उनके पास भेजा था। वक्त हमारा सेकंड फिल्म वो साउथ की थी। तो साउथ में हम वहाँ हैदराबाद गए, हैदराबाद से ना हमें वापस ट्रेन पकड़ के कहीं जाना था। तो उसमें वो बीमार हो गए, इस कदर बीमार हो गई कि उन्हें एडमिट करना पड़ा अपोलो हॉस्पिटल में। और फिर उनकी मम्मी को मैंने कॉल किया, उनकी मम्मी आई और मैंने उस दौरान उनकी बहुत सेवा की हॉस्पिटल में, क्योंकि उनके पास कोई लेडीज नहीं थी। तो मैं पूरा दिन वहाँ रहती थी और रात को मैं ऐसे जाग के निकालती थी। वो मुझे बोलती थी तू मेरी सिस्टर की तरह है, तू मेरे इतना हॉस्पिटल में बैठ के मेरी देख रेख कर रही है, सेवा कर रही है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मैं तभी ये नहीं सोचती थी कि अरे ये तो आर्टिस्ट है, मैं हेयर स्टाइलिस्ट हूँ तो मैं जाके रूम में बैठ जाऊँ ना, मेरा थोड़ी काम है हॉस्पिटल में बैठना। लेकिन मैं फिर भी इंसानियत के नाते उनके साथ रहती थी। उनको पूरा दिन हॉस्पिटल में, मैं रात को मुझे नींद नहीं मिलती थी, मैं दिन में बेड के नीचे सो जाती थी, यानी इतना। तो उसको मैंने अपना, बोलते ना, एक मेरी फैमिली का एक पार्ट है, ऐसे मैंने उनके साथ रहा। लेकिन जब हमारी बॉम्बे में शूटिंग थी तो मैंने उनको कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है ममता, मुझे जाना पड़ेगा और एक ही शॉट है नाइट में। उन्होंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो शॉट है, मुझे जाना पड़ेगा। वो भूल गई कि मैंने उनके साथ कैसा वक्त निकाला। मैं उनके आया नहीं थी, मैं उनकी नौकर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने उनको बहुत अपना, बोलते ना, बहन की तरह संभाला कि वो बीमार है, उसके पास कोई नहीं है। Hence I could not do artist for a long time। एक आध मूवी की, एक आध सीन के थोड़ा के I used to feel like नहीं यार I can't take you, you are not my person, नहीं होगा मुझे, because I've heard so much, I've seen so much. Now when she must be suffering there, I being at home with my grandparents, I'm seeing my grandparents who's taken care of me, so that affected us also ना। तो मुझे बहुत दिल को ये बात लग गई कि नहीं यार ये लड़की भूल गई। तो सरोज खान जी से मैंने मैम से जाके पूछा कि मैम कितने शॉट है ममता के? तो उन्होंने बोला बेटा कोई ज़्यादा नहीं है, 3 शॉट है, उसमें से 2 शॉट हो गए और 1 शॉट उसका थोड़ा 1-2 घंटे में आ जाएगा, तब तक हम कुछ और ले रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं जा सकती हूँ, तो बोले हाँ हाँ जा, तो कुछ नहीं, बाल खुले ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने ममता को बोला कि ऐसे ऐसे है, उन्होंने भी मुझे परमिशन दे दिया कि मैं जा सकती हूँ। फिर ऐसे हुआ ना, फिर मारिया जी को फिर मैंने दूसरे दिन बोल दिया, मेरी जो दीदी थी उनको मैंने बोला कि नहीं दीदी मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं, मम्मी बीमार होती है और आर्टिस्ट नहीं एडजस्ट करते। तो दीदी ने भी मुझे समझाया कि नहीं ऐसा तुम नहीं काम करोगी तो कैसे चलेगा, तुम्हारी फैमिली को तुम्हें देखना है, काम करना है। तो मैंने दीदी को बोला लेकिन ऐसे मैं आउटडोर भी तो नहीं जा पाऊंगी। तो उसमें मारिया जी भी तो खुद आउटडोर नहीं जा पाते थे बच्चों की वजह से। तो भी मैंने दीदी को समझाया नहीं पॉसिबल होगा, तो मैंने फिल्मों का काम छोड़ दिया पूरा। बट देन इफ यू से दिस टू हर और एनी XYZ पर्सन, वो क्या बोलेंगे आपने किया, मैंने थोड़ी बोला था आपको करने। दैट इज हाउ द वर्ल्ड इज। व्हाट यू थिंक? फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी क्रूअल। This industry is cruel. You have to know how to deal with them. Oh my God. It is cruel. Nobody cares. अगर हमको बुखार है, हम बीमार है, हमारा कुछ भी हुआ है, अगर हम कल शूट पे ना पहुँचे, वो आर्टिस्ट सेट पे ना जा पाए, तो कितने लाखों का नुकसान है। फर्स्टली वो तो हो गया पैसे की बात। एथिकली भी ये होता है कि हमने कमिटमेंट दी है। हमारे इंडस्ट्री में हर हेयर मेकअप टेक्नीशियन, जो भी टेक्नीशियन है, सब सलमान खान है। बताओ क्यों? हम कमिटमेंट कर चुके हैं, अब तो हम अपने आप की भी नहीं सुन सकते। इफ यू गो मीट एनी टेक्नीशियन, वो बुखार में काम पे आया होगा, उसका पैर टूटा है, पट्टी लगा के काम पे आया होगा। वी हैव सीन दैट ऑल्सो। हमारे जितना डेडिकेशन इस इंडस्ट्री के जैसा शीन्स का जो डेडिकेशन है अलग लेवल का है। जो चीज़ आप ऐसे नहीं उठा सकते, वो उठा के कंधे पे ऐसे घूमते, ऐसे छोटा सा बच्चा हो। तबू मैम का शी इज अ वंडरफुल वुमन। शी स्टूड बाय अस फॉर सो लॉन्ग। जैसे ऑन एंड ऑफ मम्मी काम भी करते हैं, कभी कभी कुछ मूवीज़ नहीं कर पाते, मम्मी की कहीं और डेट कमिटमेंट्स भी होती है, मैम कभी किसी और के साथ काम करना चाहे, बट शी स्टिल सच अ वंडरफुल ह्यूमन। अगर ये उनके साथ होता, मैम मम्मी को घर तक पहुंचाती कि तू सही से घर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। जो स्टेट ऑफ माइंड है वो घर तक भी पहुंचा के जाते। शी इज़ ऑलवेज स्टूड बाय अस। तो ऐसे लोग हैं संदीप। इट्स नॉट हर कोई बुरा, ऐसा नहीं होता है।
बट कुछ लोगों की वजह से ना पूरे बदनाम हो जाते यू गेट स्कार्ड फॉर लाइफ, यू नो, ऐसा होता है। तो दैट्स व्हाट हैपेंड विद हर. I didn't go only over there to get scarred. I always walked with a shield. Yeah, very right. My biggest shield was her. ऐसे नहीं बोल सकते she did not have, because I knowing Maria auntie how much ever, not too much. I've had very little interaction, but हाँ, she used to take care of them from the things that are other than the bad behavior of artist or anything like that. और भी बहुत factors है. सिर्फ आर्टिस्ट बुरा बिहेव करते हैं, हर बार हर रोज यही नहीं होता कि आर्टिस्ट ही बुरा बिहेव कर रहा है. नॉट नेसेसरी हर कोई ऐसा करता है, एक आध बार हो जाता है, बट और भी बहुत फैक्टर्स है संदीप. लाइक व्हेन यू एंटर द इंडस्ट्री, इवन टुडे आई एम टेलिंग यू, वॉक विथ मी थ्रू अ सेट, इतनी खूबसूरत लड़कियां, हीरोइंस है, ये है वो है, फिर भी आपको यू पीपल लुक एट यू लाइक अ पीस ऑफ मीट, लाइक यू आर अ पीस ऑफ मीट टू बी ग्रैब्ड. So you have to be very careful of everything when you walk into this industry. Nobody in the industry will come and touch you like this also. Without your permission, you will not be touched. Because हमारी industry works on words, word publicity, mouth publicity. Nobody will touch you. But the way people will look at you, oh my God, it can pierce through you. You can feel that gauge. तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है. You know how to take care of yourself. You have somebody. तो वैसे हमारी आंटी ने इन लोग का उस तरीके से तो बहुत ध्यान दिया कि कोई इनको ऐसे परेशान इस लेवल पे ना कर पाए. बट हर जगह तो वो भी नहीं पहुंच सकते प्रोटेक्ट करने, है ना. लेकिन दीदी का हमारे इतना नाम था, इतना डर था ना लोगों को कि भाई मारिया जी की ये असिस्टेंट है, तो इनसे गंदी मजाक, गंदी बात या उनको घूरना या उनको कुछ ऐसे एडवांटेज उठाना वो कर नहीं सकता था कोई, क्योंकि वो पावर थी और वो पावर मेरे साथ थी. तो मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ कि जब मैं इंडस्ट्री में आई और ऐसी टॉम बॉय जैसी लड़की, मैं चूहा बन गई दीदी के पास आके एकदम. मुझे मैनर्स आ गए, तमीज़ आ गई, लोगों से कैसे बात करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है, वही चीज़ें फिर अब मुझे आज तक मुझे काम आती है. आज मैं इतनी इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जी रही हूँ. प्लस मुझे देख के मेरी बेटी, वो तो पढ़ी लिखी है, वो तो मेरे से भी अच्छा है उसका सोचने का तरीका, रहने का, सहने का, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे देख के ही आगे बढ़ी है. तो ज़िंदगी में कोई ना कोई, एक बोलते ना गॉड फादर चाहिए आपको, तो मेरे लिए मारिया दीदी थी, गॉड फादर ही थी हमारे लिए. नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ होती, मैं इंडस्ट्री में तो नहीं होती. मुझे खुद को नहीं पता मेरा क्या लेवल होता, मैं किस जगह होती, मैं क्या काम करती, या किसी के पता नहीं घर काम या कुछ नहीं पता था. लेकिन एक इंसान जब आपको मिलता है तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है. जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता है ना कि मैं ऐसे पैसे कमा सकती हूँ, मैं ऐसे वर्ल्ड घूम सकती हूँ, वो एक इंसान की वजह से होता है. सिर्फ एक इंसान की वजह से. ये आसान नहीं है. बहुत लोग इंडस्ट्री में आने के लिए तरसते, आते भी है, चले भी जाते, पता भी नहीं चलता है कि आए भी गए भी. कितने सारे टेक्नीशियंस है, लेकिन हर कोई सक्सेस भी नहीं होता है, क्योंकि उनको वो हाथ नहीं मिलता. वो हाथ होना ज़रूरी है आपके सर पे, किसी का एक हाथ, कि भाई हाँ आज मुझे जाना जाता है कि मैं मारिया जी के असिस्टेंट हूँ और मारिया जी की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे वो मिले, लेकिन हर कोई ऐसे नहीं है खुश नसीब. और मेरी वही बोलते हैं सोनार का बेटा सोनार ही होता है, और मेरी बेटी इसी वजह से इंडस्ट्री में आई. इतनी बड़ी आर्टिस्ट वो ऐसे बोल रहे हैं, नहीं बहुत बड़ी बात है. हेमा जी जैसे लोग हैं, तब्बू जी जैसे लोग अभी भी इनका प्यार है. अच्छा है मैं एक और बहन नहीं है, वो तब्बू होती फिर. हाँ, हेमा एंड तब्बू घूमते घर पे. If you're educated and you have seen the world properly, you know how to see what, say what, correct time. See, hence the problem. जैसे मैं मेरी मम्मी के वक्त काम कर रही होती ना, तो I would have been the queen right now. बट हमारा टाइम नहीं है वो. अब वो मम्मी का टाइम था, तब वो लोग बहुत डाउन टू अर्थ, अच्छी बात है, they were very nice. बट अब वो एरा नहीं है. Everything has changed. आप उनके हेयर मेकअप वालों को देखो, they come with the equal kind of status. I mean, Even the status are equal, huh? I'm not just saying the money that they have worked and got it. वो आते ही इतने बड़े बड़े घरों से हैं. आज के डेट में हेयर मेकअप के लिए वो लोग नहीं आ रहे जिनकी मजबूरी थी या जिनको ज़्यादा काम नहीं आता, सिर्फ हाथ में कला है, आ गए, आजमा लिया, वो नहीं आते. आज के डेट में तो प्लान्ड होता है कि भाई मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगी, मैं मेकअप आर्टिस्ट,
मैं हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा, अब हम बनूंगी नहीं है, हाँ हेयर स्टाइलिस्ट बनूंगा, अब हम हेयर स्टाइलिस्ट बनेगा, वैसा है वैसा। तो इट्स लाइक people come from such good big families, you know, with so much of diploma or degree from abroad, and then yeah, इतना पैसा लेके आते हैं यार, तो it's different, it's much different. क्या है ना, सबको पता चल गया इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, ग्लैमर वर्ल्ड है, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो। एक स्पॉट बॉय भी होगा तो उसके 10 पासपोर्ट होंगे भरे हुए। पहले लोग सोचते थे हम हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, है ना, ऐसा कुछ बनाएंगे, बाहर काम करेंगे बड़े पोस्ट पे, लेकिन आज वो लोग सोचते कि नहीं भाई मेरे बच्चे इंडस्ट्री में जाएंगे, क्योंकि पैसा यहीं पे है, ग्लैमर इतना है, यहाँ के लोग यहाँ आने को तरसते, उनको ऐसा लगता है कि बस किसी तरह एंट्री मिल जाए। how easy it is for a normal human being. आपके पास बहुत पैसा हो सकता है संदीप, बट वो स्टेटस और ग्लैमर होना, either you are born with it, either you have to get it by experience. Yes. Like I'll say Saif Ali Khan, Nawab. Yeah, you're born with it. He was born with it. Yet when he came in the industry and see him now, see the grooming. Yeah. जब वो आया, good looking chap, नवाब, come on, उसका लेवल ही अलग है, वो नवाब है, बट look at the growth, I'm telling you, उसका grooming, उसका growth, अब देखो ना इंडस्ट्री में रह के, तो यहाँ जो लोग आते हैं ना, उनको पता है भाई कि एक नॉर्मल आदमी हीरोइंस के साथ घूमना, हीरोज के साथ घूमना, वो लाइफ देखना, वो लग्जरी देखना, उसके पास पैसे हो ना तो भी उसको उसकी अक्ल नहीं है। गुची, शनेल, डियोर और ये वो एलवी, ये सब तो आपको पता है, दैट्स बियॉन्ड दिस, ये तो आपको पता है, इसके बहुत बियॉन्ड है लाइफ, तो वो आपको यहाँ आने के बाद पता चलती है। हेयर मेकअप इज नॉट अ बैड प्लेस टू बी, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी, इट्स अ आर्टिस्ट जॉब, एंड आई फील पीपल हु आर आर्टिस्ट आर वेरी प्रिविलेज्ड। हर कोई नहीं कर सकता, कला आपके हाथ में होती है। मैं वही टोंग 10 लड़कियों के हाथ में दूँ, वही स्ट्रेटनर 10 लड़कियों के हाथ में दूँ, वो नहीं कर पाएंगे जो मैं या मेरी मम्मी या मारिया जी करते हैं, है ना, ये कला होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इक्विपमेंट्स मेरा काम नहीं कराते, मेरा हाथ कराता है, लाइक अ ड्राइवर, गाड़ी नहीं जिताता है, ड्राइवर जिताता है, राइट? सो इट्स द सेम विथ ऑल ऑफ अस। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड फर्स्टली। तो जो लोग आते हैं ना, ये सीख के आते हैं और इनके पास ऑलरेडी इतना सब हाई टेक्निकल थिंग्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं। जब ये लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया हेयर मेकअप का चार्ज कर सकते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट अवेल नहीं कर सकते? टेल मी। अगर मैं आपको 10 दिन काम करती हूँ, मैं आपको लाख रुपया चार्ज करती हूँ, तो मेरी वैनिटी में 5 लाख की तो बना ही सकती हूँ, है ना? और क्या, आपको एक अच्छे 10 फाउंडेशंस रख लो, वो एक फाउंडेशन भी आपको 7, 8, 10,000, इससे महंगा फाउंडेशन तो नहीं है ना। आपने वो भी 10 ले ले तो भी आपने फाउंडेशन पे 1 लाख खर्चा किया। इफ़ यू गो टू सी दैट वे, हेयर का भी आप इक्विपमेंट्स खरीदते हो, दुनिया के बेस्ट खरीद सकते हो आप, क्योंकि आप इतना चार्ज कर रहे हो और आप यू ऑलरेडी कमिंग विद द मनी, यू हैव अ बैकग्राउंड, यू आर कमिंग विद द मनी। लाइक एक हीरो का बेटा लॉन्च होगा, करोड़ों लेके लॉन्च होता है। नया आयुष्मान खुराना आया, राजकुमार राव आया, ये तो टैलेंट पे कितने साल से घस रहा है। इफ आई एम अ आर्टिस्ट एंड आई एम गोइंग समवेयर फॉर अ मंथ, 2 months, sometimes they are traveling constantly. So the people they want around them should be like them and they should be entertaining to them. है ना? Somebody who can party with them, have common friends, have their stuff, have their life, you know. And to be more specific, swap people amongst them in the groups and all of that. Yes, possibly. Normal people do it. Why won't they? So why will they want to get bored with somebody who doesn't want to do all this? What is the point? And the kids, new coming kids who are come, they are so openly showing their social life, na? Nowadays on interviews, they are not even ashamed to say, oh, you think I'm a virgin? Oh no, I'm not. पहले तो कैसा था, पहले आर्टिस्ट से बात भी नहीं कर सकते थे। आप ओपनली कहीं बोल रहे हो कि कम ऑन, हाउ कैन यू आस्क मी इफ आई एम अ वर्जिन और नॉट? कम ऑन, लाइक आर यू लाइक इंसल्टिंग मी बाय कॉलिंग मी अ वर्जिन? लाइक सिंपल, 2 महीने में आपके साथ अगर पूरी टीम लेके हम सब साथ में है, आप ओके एक फ्रेंड्स ट्रिप जाएगी, ऑल पेड फ्रेंड्स ट्रिप, डायरेक्टर्स पेइंग इट, प्रोडक्शन पेइंग इट, फाइनेंसर्स पेइंग इट, तो आप अपनी टीम ले जाना चाहोगे जो 2 महीने आप खुश रहो, है ना? आप फ्रेंड्स ट्रिप पे जाओगे तो आप अनजान लोगों को या आपकी मम्मी ने रेकमेंड किया उसको नहीं ले जाओगे ना, आप तो अपने फ्रेंड्स ले जाना चाहोगे।
तो आप फ्रेंड्स कैसे बनते हो इनसे? यही सब करके ना, क्योंकि आप उनकी वाइब में हो, हम उनकी वाइब में नहीं, वो उनकी वाइब में है। सो आई काइंड ऑफ डोंट इवन फील अनफेयर नाउ, क्योंकि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और मैं नहीं कर सकती, तो आप अपनी जगह हो, मैं अपनी जगह हूँ, है ना? सो इट्स नॉट अनफेयर, आई डोंट फाइंड इट अनफेयर। बट यहाँ ये है कि द ओल्ड जनरेशन हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वर्क and a lot of respect of that level. Like a lot of people now say नए प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, नए लोगों को इतनी नॉलेज है, ये है वो है। आप उनसे वैनिटी छीन लो, उनको पुराना क्रायलॉन और डर्मा हाथ में दे दो, ठीक है, और फिर बोलो वही मेकअप करके दिखाने के लिए। लेट्स डू दैट। सभी कर रहे हैं संदीप, एवरीबडी इज डूइंग इट, ऑल द एक्ट्रेसेस आर डूइंग इट। इनफैक्ट ऑल्सो वन ऑफ द प्लस फॉर द मेकअप आर्टिस्ट नाउअडेज, काम ही क्या करना है आपको, वो अपनी शक्ल ठीक करके आई है। उसने सारे परमानेंट सर्जरीज की है। जैसे हम पहले ऐसा बोलते थे ना, मम्मा जो सर्जरी नहीं कर सकता मेकअप आर्टिस्ट करता है ना? जब हम पुराने मेकअप करते थे, बहुत मेकअप आर्टिस्ट है, इनमें से एक है, आई नेम हिम, राम घोसालकर, वन ऑफ द फैंटास्टिक मेकअप आर्टिस्ट। जब मैंने पहली बार उस इंसान को मेकअप करते हुए देखा, आई वाज लाइक वाओ, टर्न द गर्ल इनटू अ फेरी। और पता नहीं चल रहा है कि मेकअप है। जैसे मैं असिस्ट करती थी और मुझे नहीं समझ आ रहा है मेकअप के इतनी सुंदर कैसे हो गई, तो इट वाज वाओ। तो आजकल वो नहीं है संदीप। अभी जो वो मेकअप कॉन्टूरिंग से, इससे उससे सब सुंदर करते थे ना, फ्लॉज छुपाते थे, वो सर्जरी से छुपा के आ गए तुम्हारे लिए। स्किन को ग्लो करना है, आईवी ड्रॉप्स ले लिए और क्या 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 क्या। ये तो आईवी ड्रॉप्स मुझे पता है कितना कुछ होता है, ठीक है। आप फेयर, कोरियन ग्लास स्किन, आप पूरे फेयर हो गए। आधी एक्ट्रेसेस गोरी हो गई जो काली थी। काजोल के साथ तो कभी नहीं काम किया, हाँ माधुरी मैम के साथ काम किया है, बहुत स्वीट है वो, नो डाउट। उनके जैसी कोई उस टाइम की कोई लेडीज नहीं होगी। काम में वो लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते, उनको बहुत नॉलेज है। वो बोलती है नंदा ऐसे कर ऐसे कर। मैं आउटडोर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं उनके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाई। आरजू फिल्म की थी मैंने उनकी, अक्षय कुमार वाली। तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा। वो अपने स्टाफ का भी बराबर ख्याल रखते हैं, अपने मेकअप, हेयर, सबका। और वो बहुत अच्छी लेडीज़ है, बहुत अच्छी, यानी बहुत अलग ही है वो। उनके नहीं, वो ऐसे लगते नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी स्टार है। वो हमारे जैसे ही लगते, फिल्मी बातें नहीं, कुछ नहीं। एक दिन उनके साथ रहने से ऐसा लगता है कि अरे ये हमारी तरह है, हमारी जैसी है। वो वैसे स्टार वाला स्टैंडर्ड वैसा होता है ना उनका, वो नहीं है, नाटक नहीं है। जब भी कोई मुझे आर्टिस्ट का कॉल आता है या मुझे कोई बोलता है कि ये आर्टिस्ट के साथ आपको काम करना है, तो पहले तो मैं पूरा उसका बायोडाटा निकालती हूँ। अच्छा। हाँ, फिर मैं काम पे जाती हूँ। बायोडाटा निकालना कैसे? ये हमारे टेक्नीशियंस है जो हमें बताते हैं। मैं मेरे 4-5 दोस्तों को या मेरी फ्रेंड्स को फ़ोन करती हूँ कि ये नाम से मुझे कॉल आया, ये आर्टिस्ट है, क्या इसके साथ मैं काम करूँ, ये इसके यानी ये काम मेरे साथ कर सकती है। पहले कैसे होता था, आर्टिस्ट चूज करती थी कि मुझे ये हेयर ड्रेसर चाहिए, मुझे ये मेकअप मैन चाहिए। लेकिन आज की तारीख में हम लोग चूज करते हैं कि हमें किसके साथ काम करना है। तो मैं पहले ही उनका पता लगा लेती हूँ। मुझे थोड़ा भी हिंट मिलता है ना, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं भाई तुम तो नहीं कर सकती उसके साथ काम, तुम नहीं बर्दाश्त कर पाओगी। तो मैं बोलती हूँ नहीं भाई, मेरी डेट ही नहीं है, मैं काम ही नहीं करूँगी। मैं पहले ही सावधान होती हूँ। सेट पे जाओ, मगजमारी करो इनके साथ, इनको समझाओ या इनकी 4 बातें सुनो, तुमको ये आता है, वो आता है, क्या है तुम्हारे पास, क्या नहीं है, ये सब मगजमारी नहीं चाहिए। मैं पहले ना बोल देती हूँ। मैं तो बहुत सेफली चलती हूँ, मैं करती हूँ। मैं इतना बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, मेरे में पेशेंस ही नहीं है कि मैं किसी की बातें सुनूँ या उनके नखरे उठाऊँ या मैं कुछ करूँ, इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं वो जगह जाती ही नहीं हूँ जहाँ पे मुझे थोड़ा भी हिंट मिलता है ना, कितना भी बड़ा काम हो, नहीं चाहिए मुझे पैसे तुम्हारे, रख लो भाई अपने पास ही। हाउसफुल 2 उसमें वो जरीन खान के लिए और शहजान पदमशी। पहले मैंने उनका लुक टेस्ट किया था, बट मैं प्रेग्नेंट थी, मैं नहीं जा पाई। फिर मैं चली गई, एक सॉन्ग के लिए मम्मी गई थी। मैं वहाँ गई थी। तो फर्स्ट डे उसने क्या किया, मैंने जरीन के बाल बनाए, क्योंकि दोनों के लिए एक मेकअप मैन एक हेयर स्टाइल थी। तो मैंने जरीन जी के बाल बनाए, उनको रेडी करके सेट पे छोड़ दिया। फिर इनका मेकअप और हेयर हम करने गए। तो ये हेयर कर रही हूँ मैं, टोंग कर रही हूँ, तो नहीं मुझे ऐसे टोंग नहीं चाहिए, ठीक है। फिर नहीं मुझे ऐसे भी नहीं चाहिए। ऐसे करते 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 ना उसने अपने बालों का ये हाल करवा दिया ना मेरे से कि वो बाल सेट ही नहीं हो रहे। और उतने में बुला लिया सेट पे।
सेट पे बुलाने के बाद मैं पूरा सामान लेके मैं सेट पे वहीं पे थे, हम जहाँ रुके थे वहीं पे समुंदर के किनारे शॉट चल रहा था। मैं वहाँ गई तो वहाँ पे फिर मैंने अरेंज किया हेयर और मेकअप के लिए। तो वो जैसे ही साजिद की बहन फराह खान ना, हाँ वो कोरियोग्राफर थी, तो उन्होंने बोला अरे कितना टाइम हो गया तुमको, तुम अभी तक शॉट देने नहीं आई, चलो 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 तुम्हारा शॉट रेडी है। तो बोला अरे ये हेडर्सन ने मेरे बाल ही नहीं बनाए, ये हेडर्सन ने मेरे बाल ही नहीं बनाए, मेरे बाल बिगाड़ दिए इसने। और फराह जी ने मुझे ऐसे देखा, मैंने फराह मैम मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जो भी मैं कुछ कर रही हूँ तो इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये बोले नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं करके, तो इतना टाइम हो गया मैं अभी सेट पे आ गई तो मैं अभी इनका कर देती हूँ। तो बोले अरे नहीं नहीं छोड़ो छोड़ो, ऐसे 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 करने लग गए। तो फिर मैंने बोला कि बाप रे ये क्या है, ये लेडीज़ ने, जरीन ने मुझे जरा भी नहीं परेशान किया। जो रिक्वायरमेंट थी जो चाहिए था उनको हमने करके दिया, लेकिन इसका माइंड ही नहीं है सही, ये खुद नहीं उसको पता कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं, मुझे ऐसे पागल कर दिया। मैंने फराह मैम को मेरी पोजीशन क्लियर कर दी कि मेरी कोई गलती नहीं मैम, ऐसा है। और मैंने बोला, मैंने वो मेकअप आर्टिस्ट को बोला कि मैं इसके बाल कल से नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ जरीन जी के बाल बनाऊंगी। फिर फराह मैम को शायद ये बात मालूम पड़ गई। फराह मैम ने और साजिद खान जो डायरेक्टर सर थे, उन्होंने उनसे बात की कि देखो तुम्हारा जो बिहेवियर है ना वो उस लेडीज़ के साथ अच्छा नहीं था, वो इतनी सीनियर है। हाँ साजिद खान, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, वो बहुत सीनियर हेयर ड्रेसर है और वो बहुत अच्छी लेडीज़ है, तुमने जो किया ना उसके साथ तुमको उसको जाके सॉरी बोलना चाहिए, अपोलोजाइज करना पड़ेगा। और फराह मैम ने और साजिद सर ने उनको समझाया, इसलिए नहीं समझाया कि मैं कल से उसका बाल नहीं बनाऊंगी, इसलिए नहीं समझाया, वो तो बाल मैनेज हो ही जाते, लेकिन उनको ऐसा लगा कि नहीं इसने बहुत ज़्यादा अपना ये कर दिया, हंगामा कर दिया, उसी को शायद आप टेंट्रम कहते हैं ना। हाँ ये उसने बहुत ज़्यादा कर दिया कि पागल जैसे, मुझे ऐसा लगा कि मैं पागल हो जाऊंगी। फिर फाइनली उसने लंच में आके मुझे बोला कि यार सॉरी हम चलो अपन बाल बना लेते ऐसे। तो ये मेरे साथ हुआ है। फोटोग्राफर जगदीश माली, वो मेरे सेकंड बॉस है, तो उनके साथ मैं बहुत काफ़ी फ़ोटो शूट करती थी क्योंकि मैंने फिल्मों का काम छोड़ दिया था। तो किम शर्मा करके और एक हाँ, और वो आए थे वहाँ पे, और एक लेडीज़ थी, मैं भी उनका नाम भी भूल गई कौन थी, कोई नई लड़की थी, तो उनका कुछ फ़ोटो शूट था। तो उतने में लाइट चली गई, तो उन्होंने एकदम ऐसे बोलना शुरू किया कि क्या यार ये क्या स्टूडियो है, ये बोला था, हाँ बोला था इधर नहीं करना है हमें, इनके पास तो जनरेटर भी नहीं है, और बहुत ऐसे बहुत हंगामा, यानी कैसे मैं बताऊँ। तो फिर मुझे बोल रहे अरे बाल बनाओ, अरे कैसे बनाओ, जनरेटर नहीं है, तो आपने ने बोला जनरेटर नहीं है, लाइट नहीं है, तो मैं कैसे बाल बना सकती हूँ ना। तो तब मुझे ऐसे लगा ना कि बाप रे ये कौन है तुम लोग, क्या तुम भगवान हो क्या, क्या हो यार तुम, यानी क्या कुछ सिचुएशन को समझो तो सही कि लाइट गई है, जगी ने खुद लाइट नहीं बंद किए जाके, और उन्होंने बोला यार यहाँ क्यों रखा, मुझे ये फोटोग्राफर के साथ काम नहीं करना है, तुमने हाँ नहीं करना है। जगदीश माली जिनको मैंने देखा है, जगी दैट्स सच अ बिग नेम। हम गोल्ड जिम के शूट कर रहे थे, रणबीर कपूर सामने से आके लाइक ही वाज वर्किंग आउट, हम तो सब रणबीर कपूर को ऐसे देख रहे थे जैसे कि ओह माय गॉड ये क्या है, वो था। बट रणबीर कपूर जैसा इंसान जो ऑलरेडी कपूर फैमिली, लाइक you can say हाँ ये elites है, these are the elites from the film industry, हाँ, and they are actually royalty, they are good people, so वो इंसान आके जगीदा को सामने से मिलके गए कि सर आपको याद है मैं ऋषि कपूर का बेटा, उसको इस इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी, बट ही सेड दिस, लाइक इतने बड़े इंसान को अगर कोई बोलता है मुझे इसके साथ काम नहीं करना, तो आप सोचो ना वो खुद को क्या समझते हैं। होंगे वो बहुत अमीर होंगे, आज भी अरबोपति होंगे, लेकिन इंडस्ट्री में तो नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ बोलते हैं ना अभी वैसी नहीं रही है कि आपको सर पे उठा के चलेगी, आपको चढ़ा भी सकती है, गिरा भी सकती है, वो टेक्नीशियन हो या कोई भी हो, है ना, वो टेक्नीशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इंडस्ट्री जिसको उठाती है उसको गिराने में भी कमी नहीं करती है। हाँ जी, मैंने जब तब्बू जी को ज्वाइन किया ना, उसके बाद मेरे विचार सारे बदल गए। फिर बस मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, सारे बुरे लोग नहीं होते, तब्बू जैसे लोग भी है,
तो तब्बू जी का जो अपने टेक्नीशियन के लिए जो सम्मान है वो होता है ना एक अपनी फैमिली के जैसा, और पूरी फैमिली की तरह रखती है। और उनकी वजह से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा भी एक अलग लेवल है। हम खुद को भी सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं, थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन हम भी सेलिब्रिटी होते हैं। तो तब्बू जी के साथ काम करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और सेकेंड हमारे ईशा कोप्पिकर, अच्छा, हाँ वो मैं बताने से सुपर्ब लेडी है, सुपर्ब लेडी है ईशा कोप्पिकर। दुनिया को उनके साथ क्या इश्यूज है या क्या एक्सपीरियंस है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 2015 से उनके साथ काम कर रही हूँ। छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो मैं उनके साथ करती हूँ। हमारा रिलेशनशिप काम तक है, काम खत्म हम अपने अपने घर, लेकिन काम में जो मज़ा उनके साथ भी जो मुझे आता है ना, क्योंकि वो सिर्फ अपने काम से काम रखती है और कुछ नहीं। एक बार काम हो गया ना नंदा तू फ्री, तो उनके साथ भी बड़ा मज़ा आया मुझे काम करके। बस ये दोनों के साथ काम करने के बाद मेरा सारा बदल गया है माइंड की जो होता है वो सब भूल जाओ, लेकिन ये लोग तो हमें अच्छे मिले। बस यही है। तब्बू मैम ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने भी मैम के साथ काम किया है। ये तो कैसा है ना, मैं एक्सपीरियंस बोल नहीं सकती क्योंकि वो घर के जैसा है मेरे लिए। जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा भी बोलता है हाँ तब्बू मैम कितने अच्छे, मतलब हमारे लिए तो घर के हैं। तो मैं मैम का तो है ही, इट इज टू बी काउंटेड फर्स्ट। बट उनके अलावा आई हैड वर्कड विद काजोल। वन डे जस्ट वंस उनका एक प्रोमो इंटरव्यू था यूमी और हम मूवी के लिए। उनकी हेयर स्टाइलिस्ट नहीं थी, मैं क्लैश में गई थी और आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ एरोगेंस और ये वो, क्योंकि हम बातें सुनते हैं ये ऐसी वो वैसी ये वो, तो सब बोलते हो बहुत मुंहफट है, बहुत फट से कुछ बोलती है और। बट आई डिडंट एक्सपीरियंस दैट। मैं उनके साथ गई एंड जो उनका एक्सपीरियंस था ना, वो आए, शी इंट्रोड्यूस्ड की हाय, हाथ मिलाया, मैंने बोला हाय मैम हेमा, मैंने बोला ओके बैठो मैं आती हूँ चेंज करके। आए, उन्होंने मुझे बोला कि ये कर दो, ऐसे कर दो, स्ट्रेट कर दो बाल, थोड़ा आउट टर्न करना, स्ट्रेटनेस। ठीक है मैम, पर जल्दी करना, मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती, मुझे भी पेशेंस नहीं। ठीक है मैम, लाइक शी वाज सो ओपन कि 10 मिनट लो, जो करना 10 मिनट में करो, उससे ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती। ठीक है, शी इज़ अ लिटिल हाइपर। बट जो उनका ट्रीटमेंट था ना, काम करते करते उन्होंने टाइम देखा, पर्सी उनका बॉय था उस वक्त, अभी होगा शायद, पर्सी इनका खाना आया, सबका खाना आया, हाँ मैम आ गया, खा लेना तुम लोग। नाइस। और लंच के टाइम पे शी टोल्ड द पर्सन, जैसे इंटरव्यू चल रहा था, टाइम देखा उन्होंने, बोला देखो अभी लंच का टाइम हुआ, लेट्स टेक अ ब्रेक। तो उन्होंने बोला अभी हम थोड़ा रुकते हैं और लंच का टाइम हो गया, टाइम पे लंच होगा। उन्होंने इतना ध्यान दिया ना उस एक दिन में, शी वॉज वेरी प्रोफेशनल। ये नहीं कि बेटा या तुम कैसे जाओगी, ये वो नहीं, बट प्रोफेशनलिज्म इतना प्यारा था ना। समटाइम्स आई फील कि वो प्रोफेशनलिज्म इतना बढ़िया था उनका। भले कोई बोलते ना, शी वॉज वेरी नॉट वेरी नाइस टू अस पर्सनल लेवल पे, बट प्रोफेशनल डूड। इट वॉज ब्यूटिफुल, इट वॉज अ एक्सपीरियंस टू फील वर्किंग विथ हर, कि उन्होंने अपने टाइम की वैल्यू की, मुझे 10 मिनट में रेडी होना है। उसने हमारे टाइम की भी वैल्यू की कि भाई ये टाइम हो गया, लोग इस वक्त खाना खाते हैं, रोको वो खाना खाएंगे, हम खाना खाएंगे इस वक्त। सिर्फ अपने लिए नहीं कि खुद उठ के खाना लिया खाया, मेरा स्टाफ भी खाना खाएगा। तो वो बहुत सुंदर था। आई फेल्ट दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस टू वर्क with such a big artist. Bad experience, I would say, is a very big name for a bad experience. Please. हमको दीवाना कर गया मूवी आई थी, कैटरीना कैफ। तो उनका 2 दिन का मैं MTV का इंटरव्यू कर रही थी, तो उनके मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे बुलाया था। पहले तो जैसे ही मैं मेकअप रूम में घुसी, मैं तब 2022 होगी, तो मैं बहुत बच्ची लग रही थी उनको शायद। तो उन्होंने मुझे देखा, बोला मेकअप आर्टिस्ट इसको लाए हो बाल के लिए। मैंने हाँ मैम। हाँ ठीक है, वो बच्ची समझ के, आई डिडंट इवन टेक इट बैडली, क्योंकि शायद मैं बच्ची लग रही थी कि क्या ही कर लेगी। आज वही बच्चे बाल करते हैं, इनको बड़ा सबको ही अच्छा लग रहा है, बट तब उनको ऐसा लगता था ये बच्ची है। मैंने बाल वाल बनाया एवरीथिंग। बट हमारा ना एक फर्स्टली हम काम करते, वर्क एथिक्स फॉलो करते, सेकेंडली मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो हम ये नहीं देखते कि ये क्लीनर है, ये स्पॉट दादा है। इट इज़ माई रूल टिल डेट, if I take anything, buy anything in the shop or leave a rickshaw or leave a cab, I say thank you. I meet somebody, I say a good morning, a good afternoon, a thank you after receiving something. These are my manners. Education yes, but my manners. तो मैंने वो तो उन्होंने बोला, फिर उसके बाद उनकी तरफ देख के बोला गुड मॉर्निंग मैम। This was the reaction. Good morning बोलने के बाद this was the reaction. She didn't even answer you back. She did not answer me back. She did not answer me for the second day. I thought आज नहीं सुना है। मैंने उसको किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए नहीं देखा।
जबकि लोग उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं. शी वाज लाइक, उसने बदतमीजी नहीं की, बट मुझे ये ऑफेंसिव इसलिए लगता है क्योंकि आप हीरोइन हो इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग नहीं बोल रही हूँ. ये मेरे मैनर्स है, मैं आपको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, आप नहीं बोल रहे हो. What can I say? That reflects on you, not on me. So you have to respect us equally. So I don't take personal stuff, but yeah, professionally, how you behave, if somebody is telling you good morning, or you know, we do not know the schedule and you are not even telling us ki, at least tell the boy, he all go and eat. He'll tell us. Nothing. So yeah, that was a bad experience for me. That was a bad experience.